अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ शुद्ध अष्टमी दिनांक 26 जून 2023 चरक चिकित्सास्थान अध्याय 3 विषमज्वर शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं ज्वरं सप्रत्यनीकं प्रत्यनीकः कुरुते कालवृत्तिक्षयात्मकम् अहोरात्रे सततको द्वौ कालौ अनुवर्तते। तो पहला रसव स्रोतस के आधार पर होने वाला जो संतत है, अब सतत की बात करते हैं तो ये प्रायः रक्त धात्वाश्रय है। तो प्रायः का मतलब है कि दूसरे धातुओं में आश्रय हो सकता है, इस प्रकार से प्रायः रक्त धात्वाश्रय होता है। और सप्रत्यनीकः कुरुते कालवृद्धि क्षयात्मकम अहोरात्रे सततको द्वौ कालो अनुवर्तते। तो काल का अनुसार वृद्धि और क्षय इस प्रकार का सप्रत्यनीक उसका खिलाफ विरोधी कुछ है, तो उसके खिलाफ अगर कुछ है तो उसका क्षय हो जाता है, उसका बढ़ोतरी देने वाला अगर है तो बढ़ जाता है। तो बहुकालो अनुवर्तते, दिन में 2 बार इस प्रकार का ज्वर आता है। तो ये दिन में 2 बार आने वाला है और रक्त धात्वाश्रय प्रायः है। ये 2 मुद्दे इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं। सप्रत्यनीकः इति कालादिषु मध्ये अन्यतमः प्रत्यनीकः कालवृद्धिक्षयात्मकमिति काले वृद्धिक्षये काले वृद्धिः क्षयश्चयस्य कालवृद्धिक्षयात्मा तेन दोषानुगुणकाले ज्वरो भवति दोष अनुगुण काल व्यतिरिक्ते च काले क्षयो भवति। तो काल प्रकृति दुष्या भी वगैरह जो बात बताई गई है उनमें से अगर कोई प्रत्यनीक है, उसके खिलाफ है तो ज्वर नहीं होता और खिलाफ कोई नहीं है तो फिर ज्वर निर्माण होता है। दिन में 2 बार इस प्रकार का आता है और फिर प्रायः रक्त धात्वाश्रय इस प्रकार का होता है। काल प्रकृति दोषाणां प्राप्य एवं अन्यतमात् बलम
अन्यद्युष्कं ज्वरं दोषो रुद्ध्वा मेदो वहा सिराः स प्रत्यनीको जनेत्येक कालम अहर्निशि। तो काल प्रकृति दूष्य इनमें से किसी में से बल प्राप्त करके अन्यद्युष्क का जो ज्वर है वो रुद्ध्वा मेदो वहा सिराहा, मेदो स्रोतस का अवरोध करके सप्रत्यनिको जनयत एक कालम अहर्निशि। प्रत्यनिक होने वाला इस प्रकार का जिसका प्रत्यनिक कुछ है, एक कालम अहर्निशि दिन में एक बार इस प्रकार का निर्माण करता है। अब ये और वाग्भट का कहना इसमें थोड़ा अंतर है। अन्यद्युष्क इसमें एक दिन छोड़ के ज्वर आता है वाग्भट में, और तस्मिन मांसवहा नाड़ी, उसमें मांसवह नाड़ी है। तो पहला वाला जो था संतत वो अविसर्गी इस प्रकार का ज्वर है, कम ज्यादा होता है लेकिन अविसर्गीय, उतर नहीं जाता। दूसरा जो है वो दिन में 2 बार, और ये तीसरा जो है वो दिन में 1 बार। और उसमें मेदो वह स्रोतस, मेदो वह सिराहा, स्रोतस के नाम से ही सिरा ले लेंगे, ऐसा ठीक रहेगा। और काल प्रकृति दूष्य इनमें से बल प्राप्त होकर, तो काल अनुकूल हो गया तो ज्वर आएगा, प्रकृति अगर अनुकूल इस प्रकार के है तो ज्वर आएगा, और दूष्य अगर अनुकूल है तो ज्वर आएगा इस प्रकार से। तो ये मेद वह सिरा से संबद्ध है, दिन में 1 बार आता है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और वाग्भट में जो कहा है वो मांसभव नाड़ी इस प्रकार की बताई गई है, मांसभव स्रोत से होता है। और फिर एकांत एक दिन छोड़ के ज्वर आता है। दोषो अस्ति मज्जगः कुर्यात् तृतीयक चतुर्थको गतिर्द्वैकांतरा अन्ये अन्ये ही अन्यद्युर दोषस्योक्ता अन्यथा परैः अन्यद्युष्कं ज्वरं कुर्यात् अपि संश्रित्य शोणितम। तो अस्थि मज्जा में स्थित अगर दोष है तो तृतीय का और चतुर्थ का ये विकार रोग निर्माण होते हैं, ज्वर निर्माण होते हैं। गतिर्द्वैकांतरा अन्यद्युर दोषस्य उक्ता अन्यथा परैः। तो द्वैकांतर तो 2 दिन ज्वर आता है, 1 दिन नहीं आता है, या 2 दिन ज्वर नहीं आता, 1 दिन आता है, इस प्रकार से 2 दिन ज्वर 1 दिन विराम, या 2 दिन विराम 1 दिन ज्वर, इस प्रकार का द्वैकांतर, द्वि और एकांतर। द्व्यंतर जो है तो 2 दिन में ज्वर नहीं आएगा, एकांतर है तो 1 दिन में ज्वर नहीं आएगा, इस प्रकार से। और उसका विपर्य जो है अन्यथा पर ही, ये विपर्य जो मैंने बात कही कि 2 दिन ज्वर आता है, 1 दिन नहीं आता है, ये भी बात हो सकती है इस प्रकार से। पहला वाला जो है वो विराम 1 दिन का या 2 दिन का, और दूसरे वाले में विराम ज्वर 2 दिन का और विराम 1 दिन का, इस प्रकार का होता है। अन्यद्युष्कं ज्वरं कुर्यादपि संश्रित्य शोणितम। और रक्त का आश्रय करके भी ये अन्यद्युष्क ज्वर निर्माण करता है, अन्यथा पर ही मांस स्रोतांस्य अनुगतो जनयेत तृतीयकम। और मांस स्रोत में अगर है तो तृतीय का ज्वर निर्माण करता है। संश्रितो मेदसो मार्गम दोषश्चापि चतुर्थकम। और मेद वह स्रोतस में संश्रित होकर चतुर्थ का ज्वर निर्माण करता है। अन्यद्युष्कः प्रतिदिनं दिनं हित्वा तृतीयकः दिनद्वयं यो विश्रम्य प्रत्येति स चतुर्थकः। तो अन्यद्युष्क हर दिन 1 दिन छोड़ के तृतीय का, और दिनद्वय 2 दिन छोड़ के चतुर्थ का, इस प्रकार का हो जाएगा। मेदोवा इत्यत्र मेदोः नाडी रोधात् एव उक्तं हि तेषां स्रोतसां रोधात् स्थानस्थाश्चैव मार्गकाश्चैव शरीरधातवः प्रकोपम् आपद्यन्ते।
तो स्रोतस का रोध होने से स्थानस्थ और मार्गस्थ शरीर धातु प्रकोप, उनका प्रकोप इस प्रकार का हो जाता है। तो ये एक सूत्र प्रभुवकर सर बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा इसका अर्थ है, इस प्रकार से बताते रहते थे। और मार्गग धातु और स्थानस्थ धातु, ये जो यहाँ पे थोड़ा-सा बताया गया है, उनके बारे में ज़्यादा बहस करते थे। तो ये थोड़ा इंटीग्रेटेड विचार था कि हीमोग्लोबिन ये रक्त का मार्गग धातु है, इस प्रकार का उनका कहना था। वैसे लिपिड्स मेदह स्रोतस का मार्गग धातु है, इस प्रकार से कहते थे। जो बहने वाले हैं, मार्ग में जाने वाले हैं। उसमें ऐसे है, हाँ, कि श्रोताओं से खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थे, कि जिनमें परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, इस प्रकार के धातुओं का वहन जिसमें हो रहा है, वो स्रोतस है। तो ऐसा है कि उसका जो अंश जिसके ऊपर ये प्रक्रिया होने वाली है, पोषक अंश जो है, उसके ऊपर उस धात्वग्नि की क्रिया होती रहती है और वो क्रिया होते-होते वो चलता रहता है, मार्गग रहता है, इस प्रकार से। और फिर जब क्रिया पूरी हो जाती है, तो वो स्थानस्थ हो जाता है, किसी स्थान में रुक जाता है, इस प्रकार से। तो ये मार्गग धातु इस प्रकार का है और इन सभी का परीक्षण रक्त में किया जाता है। इनका सभी का कहना है कि इन सभी भावों का परीक्षण रक्त में इस प्रकार से किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि परीक्ष्य भावों में रक्त एक अहम भाव इस प्रकार का है। चाहे शुगर की बात हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की बात हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे और कोई इस प्रकार के बिलीरुबिन वगैरह इस प्रकार की बात हो, एलएफटी हो, केएफटी हो, सभी का जिक्र हमें रक्त में मिलता है। तो रक्त में ये भाव बढ़ गया है, इस प्रकार से वगैरह वगैरह। तो इनके हिसाब से तो रक्त ही पूरे शरीर में फिरता रहता है और ये सभी मार्गग धातुओं को लेके चलता रहता है, इस प्रकार से। फिर भी विशिष्ट स्रोतस में विशिष्ट मार्गग धातु रहते हैं। और फिर उनके परीक्षण को अगर ध्यान में लेंगे, तो शायद उस धातु के बारे में जानकारी चले कि क्या चल रहा है उस धातु में, इस प्रकार की। वैसे कैल्शियम ये अस्थि का मार्गग धातु है, ऐसा उनका कहना था। सीरम कैल्शियम लेवल देखने से अस्थि धातु की स्थिति क्या है, ये पता लगा सकते हैं। अभी तो केवल कैल्शियम से बात नहीं बनती, विटामिन डी3 की भी बात बनती है। तो अगर विटामिन डी3 कम है तो भी कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा और अस्थि का निर्माण अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो ऐसे जो भी भाव होंगे इस प्रकार से, उन सभी भावों के बारे में सोचना है और ज्यादातर रक्त के परीक्षण के द्वारा ये बात होती है। मेरा एक अजीब अनुभव रहा था, मैं सेकंड ईयर में था और एक आखिरी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है, उसमें एक औरत मुझे मिली थी पेशेंट के रूप में और मैंने पूछा क्या हो रहा है, क्यों एडमिट हुई थी? तो बोले कुछ नहीं हुआ है मुझे, बुखार आता था। कितने दिन से आता? 2 महीने आता था। और वैसे परीक्षण किया, परीक्षण में कुछ भी पता नहीं चला। फिर मैंने जीर्ण ज्वर लिख के मैं बाहर आ गया। तो प्रभुगावकर सर एग्जामिनर थे। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आपने इसका निदान ज्वर किया, जीर्ण ज्वर किया? मैंने कहा वो 2 महीने से ज्वर है, बाकी कुछ पता ही नहीं, यही यही सिर्फ बता रही है। तो हंसे। हुआ था ऐसे कि वो औरत हर दिन हर नया नया विकार बताती थी। कोई भी परीक्षा लेने के लिए, पद देने के लिए आता था, उसको कुछ भी बोल देती थी। वास्तव में वो हेमिप्लेजिया की ठीक हुई औरत थी, पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। लेकिन वो किसी को बताती नहीं थी कि मुझे पैरालिसिस हुआ था और मैं ठीक हो गई हूँ।
जो मन में आए उस दिन उस समय में वो बोल देती थी। तो फिर उन्होंने पूछा ठीक है आप कहते हैं तो जोर मान लेते हैं। इसमें एग्जामिनेशंस क्या करेंगे? तो वैसे पूरे बरस में उन्होंने 1 या 2 लेक्चर लिए थे प्रभाकर सर ने। तो मैंने कहा कि रक्त की परीक्षा करेंगे। क्या देखोगे? मैंने कहा हीमोग्लोबिन देखेंगे। तो क्यों? तो मैंने कहा कि दौर्बल्य देह धातु नाम ज्वरो जीर्णोनुवर्तते। तो हीमोग्लोबिन अगर कम है तो रक्त धातु का दौर्बल्य है, ऐसा समझ के फिर उसकी चिकित्सा करनी है। वो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्रकार का जवाब दे दूंगा, क्योंकि एक ही लेक्चर हुआ था और उसमें फिर उन्होंने ये बात बहस की थी मार्ग धातु वगैरह इस प्रकार से। तो बोले तुरंत बोले ठीक है तुम पास हो गए, चले निकल जाओ यहाँ से। तो ये मार्गग धातु और स्थानस्थ धातु, ये उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था उस समय में। इंटीग्रेटेड विचार में शायद इसका एक स्थान अलग इस प्रकार का हो सकता है, और फिर उसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है मांस स्रोतों से अनुसृता इत्यादि तृतीयक चतुर्क लक्षणं केचित् पठन्ति अत्र स्रोतो दृष्ट्या धातु दृष्टिः अवगन्तव्या। ये तो तृतीयक चतुर्थकयोः दूष्य प्रति पादकं ग्रन्थं न पठन्ति तेषां तन्त्रान्तर प्रत्ययात् अपि अवरोधः। दूष्यात् तन्त्रान्तर प्रत्ययात् दूष्यावरोधः। तृतीयक चतुर्थक संज्ञया एव तृतीयक चतुर्थ दिन भावित्वम नियम। तो तीसरे दिन या चौथे दिन ज्वर आता है। ये बात बताई गई है। अब इन सभी के बारे में बायवारू वैद्य ने काफी बहस की है। गोपाल शास्त्री बायवारू करके कर्नाटक में एक वैद्य थे जो वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी के गुरु रहे हैं। और उनका कहना था कि ये केवल ज्वर के लिए उपयुक्त है ऐसा नहीं है। इसके जो काढ़े बताए गए थे कलिंग का पटोला से पत्रंग कटुक रोहिणी वगैरह वगैरह, ये इन दोषों में अगर दोष स्थित है, विकार कौन सा भी हो, चाहे कुष्ठ हो, प्रमेह हो या और कोई हो, तो ये काढ़े काम करते हैं, ऐसा उनका कहना था। और उनका ज्वर पंचक और कषाय पंचक इस प्रकार का एक लेख मराठी में उपलब्ध है। यद्यपि मराठी में है तो भी दुर्बोध है, समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। मीमांसा के आधार पर उसका विवेचन करने की उन्होंने कोशिश की है। और ये एक टर्निंग पॉइंट रहा वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी के चिकित्सा में। उन्होंने इस कल्पना को भली भांति उठाया। और फिर रसोपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक वगैरह जो है, कलिंग का पटोल से बतरंग कटक रोहिणी वगैरह, ये सब प्रचलन में लाए। जब भी दोष उन दोषों में स्थित है तो ये काढ़ा देने का है इस प्रकार से। अब उसमें भी आगे एक 2 धातुओं में स्थित अगर दोष है तो इनका एक अजीब तरीका है, वो मीमांसा के आधार पर वो बताते थे कि दोनों काढ़े अलग अलग बनाने। समझो रक्तपाचक और मेदक पाचक इस प्रकार के करने हैं। वो आधा काढ़ा होने पर दोनों इकट्ठा करें और फिर पूरा पाक करें इस प्रकार से। अभी हम जो रक्त कल्याणक बनाते हैं वो कल्याणक का काढ़ा और रक्तपाचक का काढ़ा अलग अलग पहले करते हैं, आधा होने पर इकट्ठा करते हैं और फिर घी डाल के सिद्धगुप्त बनाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये एक अजीब है उत्तर कि दोनों धातुओं में स्थित इस प्रकार के या दोनों दोषों में स्थित इस प्रकार के दोषों का पाचन उससे भली भांति इस प्रकार से होता है। तो ये मूल लेख जो है वो पढ़ना उचित इस प्रकार का रहेगा।
और फिर मैं जब वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी के यहाँ जा रहा था, 1975 की बात है। तो वहाँ एक नव युवा लड़का आता था, 18-19 बरस का था। उसने एक स्विमिंग पूल में डाइव किया और गलती से डाइव हुआ, तो चोट आई, फोरहेड पे चोट आई। और फिर उसको जरा भी धक्का लगा तो कन्वल्जन्स जैसे आते थे और पूरी बॉडी में थ्रॉबिंग इस प्रकार का होता था और बहुत ही प्यास लगती थी। वो केवल चिल्लाता रहता था, पानी डालो, इस प्रकार से मुंह में, इस प्रकार से 5-6 लोग उसको पकड़ने के लिए लगते थे, इतना वो थ्रॉबिंग जोरदार होता था। और मुंह खुला रहता था, वो पानी 70-80 गिलास पानी, 10-12 चाय कॉफी के पेले, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे कुछ भी देते थे उसको। 6-6 घंटे तक ये परिस्थिति रहती। तो जसलोक में जाके ये केस वापस आ गई। कुछ पता नहीं चला, इन्वेस्टिगेशंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एलोपैथी में कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो वेणुमाधव शास्त्री जोशी ने सिर्फ अस्थि के ऊपर आघात और उसका मज्जा पर परिणाम, इस प्रकार के समझ के अस्थि मज्जा पाचक का काढ़ा दे दिया। और वो जैसे वो काढ़ा आरंभ किया वैसे रोग कम होता गया। उसको उसकी काफी देखभाल करते थे ताकि उसको कोई धक्का न लगे। 15 दिन के बाद पहला धक्का लगा, लेकिन इसका जो परिणाम था वो काफी कम हो गया था। केवल 15 मिनट तक, 20 मिनट तक अटैक रहा। पानी का प्रमाण भी 10-15 गिलास इतना नीचे उतर आया और फिर आगे नौबत नहीं आई, वो उसी से ठीक हो गया। और जब मैं गया था, वो अहमदाबाद पे स्कूटर पे जाके आया था, अहमदाबाद से, मुंबई से। इतना ठीक हो गया था। जिसको बिल्कुल धक्का सहन नहीं होता था, वो केवल इस काढ़े से पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की केस है। तो वेणुमाधव शास्त्री जोशी ने इसका काफी प्रयोग बहुत सारे मरीजों पर किया। उनके अच्छे छात्र रहे अण्णा करमरकर, श्री गुरु करमरकर, नासिक के। उन्हीं के कॉलेज में पढ़े और उन्हीं के शिष्य रहे। फिर अण्णा करमरकर ने भी इसका काफी प्रचार प्रसार अपने प्रैक्टिस में किया। कोल्हटकर सर ने भी इसका काफी प्रचार प्रसार अपने प्रैक्टिस में किया, मैंने भी किया इस प्रकार। मैं तो कैंसर के मरीजों में ये पकड़ कर चलता हूँ कि दूष्य विनिश्चय करना है। वो स्रोतोदृष्टि लक्षण, स्रोतोदृष्टि के कारण और अवयव, इनके आधार पर दूष्य विनिश्चय करना है और फिर उस दूष्य का पाचक डालना है पुड़ियों में, इस प्रकार से। तो चाहे कुष्ठ की बात हो, चाहे प्रमेह की बात हो, चाहे पांडुरोग की बात हो, चाहे और कोई बीमारी हो, कैंसर हो, इस प्रकार से सभी में हम ये रसपाचक वगैरह प्रयोग करते रहते हैं और उससे अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये वास्तव में आया है ज्वर चिकित्सा में, ज्वर निदान और ज्वर चिकित्सा में। लेकिन व्याप्ति उसकी अच्छी है और हेतवर्क तंत्र युक्ति, एक जो जगह जो बताया गया है, तो वो दूसरी जगह पे कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में काफी बहस इसमें की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही इस प्रकार की है। बायवारों के लेख रसिक पावस्कर ने बीच में व्हाट्सएप पे डाले थे। मेरे पास शायद होंगे। व्हाट्सएप में ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये 2-3 साल पुरानी बात है, अभी मालूम नहीं है ये नहीं है इस प्रकार से। लेकिन रसिक के पास मिलेंगे और भी लोगों के पास होंगे। तो ये पीडीएफ फाइल बनाई है उसकी। मराठी में है और मराठी में है तो भी काफी मुश्किल है समझना। संस्कृत में होगा तो और भी मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो
धातुपाचकों का इस प्रकार का प्रयोग बायबारों से लेकर प्रचलन में आ गया और वेणुमाधव शास्त्री जोशी और कोलटकर सर, मैं ये सभी इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। काफी छात्र कोलटकर सर के भी है वो भी इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का हो जाएगा। अधिशेते यथा भूमिं बीजं काले च रोहति अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्यते। ये एक महत्वपूर्ण है कि जैसे बीज जमीन में होता है, पड़ा रहता है इस प्रकार से, और जब उसका काल आ जाता है तो वो उग जाता है। अभी तृण, ये जो वैरायटी है ग्रास, सभी के खेतों में इस प्रकार की ग्रास की निर्मित हो जाती है। जब देव दिवाली के बाद ये सूख जाता है तो उसको काट देते हैं, लेकिन उसका बीज फिर भी जमीन में पड़ा रहता है और जैसे बरसात शुरू होती है वो उगने लगता है और काफी 3-4 फुट तक भी ऊपर आ जाता है। तो ये हमारे कोकण में तो ये हर बरस का अनुभव इस प्रकार का है और फिर चलना भी मुश्किल हो जाता है, इतना ये गाढ़ा इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार से दूष्य में दूष्य, किसी दूष्य में दोष रह जाता है इस प्रकार से और फिर योग्य काल प्राप्त होने पर वो रोग निर्माण करता है इस प्रकार से। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था। एक 25 बरस की युवा लड़की थी और जानु संधि के बिल्कुल नजदीक टिबिया में कैंसर था। मुझे जब फोन आया, वो कोल्हापुर में थी और डॉक्टर का कहना था, ऑर्थोपेडिक सर्जन का, कि तुरंत हम ऑपरेशन करवा देंगे और स्क्रैपिंग करके उस कैंसर का वहां इलियाक क्रेस्ट इस प्रकार से बिठा देंगे। तो मैंने कहा कि पहले पेट स्कैन करके दूसरी कहीं जगह इसका स्प्रेड नहीं हुआ है, ऑस्टियोसार्कोमा ये है, तो दूसरी कहीं जगह इसका स्प्रेड हुआ है या नहीं देखो। अगर दूसरी जगह स्प्रेड है तो ये करने में कोई मतलब नहीं। वो डॉक्टर मान नहीं रहा था। वो कह रहा था नहीं, आज ही रात अभी एडमिट है, कल ही सुबह ऑपरेशन कर देंगे इस प्रकार से। तो मैंने कहा अगेंस्ट मेडिकल डिस्चार्ज ले लो और फिर पेट स्कैन करो। पेट स्कैन किया, सौभाग्य से दूसरे किसी जगह पे नहीं हुआ था इस प्रकार से। तो मैंने कहा बेटर ऑप्शन इज नी रिप्लेसमेंट। केवल ये इस प्रकार का स्क्रैपिंग मत करो। तो पुणे में ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें तो नी रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, ये तो स्क्रैपिंग का ही मामला है इस प्रकार से। मैंने देखा था कि स्क्रैपिंग करने से 6 महीने में, बरस में रिपीट हो जाता है, दूसरी जगह भी फेल हो जाता है। और ये काफी खतरनाक बीमारी है ऑस्टियोसार्कोमा। मैंने काफी एडवांस मरीज इसके देखे हैं और काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, काफी दुखद रहता है। तो वो मान नहीं रहा सर्जन, और उसने फिर स्क्रैपिंग ही किया। वो बाद में मेरे पास आए नहीं। मैंने कहा कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट तो शुरू करो इस प्रकार से, लेकिन निकल गए। मेरी भी ट्रीटमेंट नहीं किया, आगे क्या हुआ मालूम नहीं है इस प्रकार से। हे पंचवेद कषाय शोधून सोडून धातूनुसार अन्य योग संहितांमध्ये कुठे आलेले आहे? अच्छा सवाल है। मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ एक्चुअली। वैसे त्रिस्कंद कोश में इसके बारे में काम करना थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का था। अभी प्रातिपदिक कोश में इसमें काम आसान है थोड़ा सा। हर रोग के जो दूष्य संग्रह है, जैसे दोषात्मक मांस मेदांसी विसंदेश विविधा होती, ये अर्श में कहा गया, पांडु में कहा गया, फिर प्रमेह में बताया गया वगैरह वगैरह।
वो रोग और वो दूष्य, इनको ध्यान में रखते हुए उसमें जो दवाइयाँ आई है, उसमें अगर मांस दूष्य कॉमन है, तो कौन-सी दवाइयाँ कॉमन है, ये देखना है। दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकैकेनापि संयुक्ता पाठान्तर्शसामृजम्, ये अर्श में कहा गया है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 4 प्रकार का पाठा मिश्रण बनेगा, वो अर्श में काम करता है शूल के लिए खास करके। और त्वचा मांस मेद ये अर्श की दूष्य है। तो त्वचा मांस मेद दूष्य होकर अगर इस प्रकार से शूल है खास करके, तो ये काम करेगा। वैसे कौटजादि शिलाजित मांसोपाचक का थोड़ा परिवर्तन है, एक ही द्रव्य अलग है। जो शिलाजित को भावनाएं दी गई है वो मांसोपाचक से जुड़ी इस प्रकार की है। तो पांडु रोग में श्लेष्मत्व रक्त मांसानि प्रदुषांतरम आश्रितम, इस संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए कफ रक्त मांस ये और त्वक ये दूष्य है। तो मांस और त्वक ये दोनों अर्श में भी है। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं औषधियों का और कौन से द्रव्य समान है, ये देखने की कोशिश करते हैं, तो शायद ये बात बनती है कि उस दूष्य के लिए उनका प्रयोग हो सकता है। मैंने एक पुनर्वसु में मरीज देखा था, अभी मुझे कैंसर कौन सा था याद नहीं है, लेकिन उसको फुंसिया जैसे निकलती थी। और उसमें बहुत दर्द होता था। तो मैंने पहली बार कौटजादि शिलाजित का लेप लगाने के लिए और कौटजादि शिलाजित भीतर प्रयोग के लिए दे दिया, और सिर्फ उसके अकेले प्रयोग से दर्द भी शांत हो गया और ये पिट्टी का बनना ये भी बंद हो गया। तो हम दूषक का विनिश्चय अगर अच्छे तरीके से कर पाते हैं और उस दूषक के अनुसार अगर चिकित्सा करते हैं, तो काफी अच्छा इस प्रकार का परिणाम मिल सकता है। एक्चुअली ये जो धातुपाचक कवात है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आयुर्वेद के अनुसार कैसा है? क्या ये सिर्फ गामित्व के हिसाब से दिए जाते हैं? गामित्व तो है, लेकिन सिर्फ गामित्व के हिसाब से नहीं दिए जाते, ये भी बात सही है। इसमें काल का भी काल को भी जोड़ा गया है, ये एक बात है। दूष्य से बात जुड़ी गई है, ये भी एक बात है। और दोष कौन से है, ये भी एक बात है। बायवारू का कुछ एक अलग कहना था। कोई उरस्थान में जलन, उरोदाह, ये लक्षण लेके आया था, और फिर अम्लपित्त करके पहले दवाइयां दी थी, फायदा नहीं हुआ। तो ये अस्थिमज्जा के संबंध में शूल है, क्योंकि वो स्टर्नम में दाह दिखा रहा था। तो अस्थिमज्जा पाचक का काढ़ा और उसमें कुछ मिलाकर, अब शायद रक्त पाचक का काढ़ा, ये मिलाकर उसको दिया गया और फिर उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। तो इसमें भी दोष शामक दवाइयाँ कौन सी है, किस दोष का शमन करने वाली है, ये भी एक देखना है। और अगर एक भी दवा उस दोष के लिए ठीक नहीं है, ऐसा हम मानते हैं, तो भी ये काम करता है, ऐसा उनका कहना था इस प्रकार से। तो मैंने ये बात इसलिए बताई कि जो लड़की की बात बताई, ये कैंसर होने के पूर्व करीबन 10 बरस पहले वो कबड्डी खेल रही थी और इसमें जानु संधि पर आघात हो गया था। वो ठीक हो गया, फिर आगे दर्द भी नहीं रहा। फिर 10 बरस के बाद वहीं पे उसी जानु संधि पे कैंसर डेवलप हुआ। तो ये अजीब बात है। 10 बरस के बाद इस प्रकार से आघातज रोग की निर्वृत्ति होना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है, और कैसे समझेंगे इस प्रकार?
it works on Dhatwagni and Moolasthana of dosha, that is why applicable in multiple conditions. सही है. लेकिन एक मेरा मानना है, मैं कर नहीं पाया हूँ एक्चुअली, कि अगर धात्वग्नि पर काम करना है तो बेहतर ऑप्शन इनका सिद्ध गुरुत्व बनाना. वैसे अभी क्वाथ का प्रयोग कोई नहीं करता. चूर्ण बना लेते हैं, चूर्ण को क्वाथ की भावनाएं दे देते हैं और इस प्रकार से त्रिभावित या सप्तभावित चूर्ण ज्यादा कारीगर होता है. लेकिन इसका अगर हम घृत बनाएंगे तो शायद धात्वग्नि के ऊपर अच्छा काम इस प्रकार का होगा. मैंने कोल्हटकर सर की एक केस देखी थी कि जिसमें ऊंची नहीं बढ़ रही थी. कोई 15-16 साल की लड़की थी और केस बहुत ही लंबे थे, यानी कि पूरे पांव तक नीचे आकर दुगना कर देंगे तो कटी तक आ जाते थे. इतने बड़े लंबे पैर होते थे, लंबे केश थे. तो सर ने सोचा कि ये अस्थि धात्वग्नि काम नहीं कर रहा, सार कम बन रहा है, किट्ट ज्यादा बन रहा है इस प्रकार से, और फिर मल की निर्मित हो रही है. तो उन्होंने अस्थि मज्जा पाचक घृत दे दिया. अब 2 महीने में केश की लंबाई कटी तक आ गई, यानी कि आधी कम हो गई, आधी से भी ज्यादा कम हो गई, और 2 इंच ऊंची बढ़ गई. तो ये इस प्रकार से धात्वग्नि के ऊपर काम करता है. उन्होंने लेकिन घृत का प्रयोग किया था. मेरे पास एक मरीज था, प्रतिशय की शिकायत थी और रस सिंदूर वगैरह से भी दवाइयां दी, फिर भी मिट नहीं रहा था. निर्मिति ज्यादा ही हो रही थी सिंगाणक की इस प्रकार से. तो मैंने सोचा कि ये मांस धात्वग्नि का अबलत्व इस प्रकार का है और सारा भाग मांस धातु जो बनना है वो नैवकृश था और मलभाग ज्यादा बन रहा है. तो इसकी पुष्टि कैसे करें? तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे कान में भी ज्यादा मल निर्माण होता रहता है क्या? कान बार बार साफ करना पड़ता है क्या? तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ. तो बोला मुझे आज तक ये प्रश्न किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन ये सही बात है, मुझे हर 2 दिन के बाद कान साफ करना पड़ता है इस प्रकार से. तो मैंने मांसोपाचक घृत का प्रयोग उसमें किया. और फिर उसका कार्य भी कम हो गया, पुष्टि मिली और ये प्रतीक्षा भी बंद हो गया. तो जहां धात्वग्नि के ऊपर काम करना है वहां मैं सोचता हूँ कि घृतों का अच्छा परिणाम होगा. मैं कैंसर में सोच रहा हूँ, अभी हुआ नहीं है इस प्रकार से. लेकिन जैसे आरकेएलजी हमने बनाया रक्त कल्याण का घृत इस प्रकार से, रक्तपाचक और महाकल्याण का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से, उसी प्रकार से अगर हम मांस धात्वग्नि का घृत या फिर मांस पाचक का घृत, अस्थि मज्जा पाचक का घृत वगैरह वगैरह इस प्रकार से बनाएंगे और शायद दोनों को साथ में प्रयोग करेंगे इस प्रकार के पाचकों के अलावा या उनको छोड़कर इस प्रकार से, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. अभी दिक्कत ये है कि बाजार में जो घी मिलते हैं वो सभी कंपनियों के जो घी मिलते हैं वो सभी जर्सी गाय के हैं. देसी गाय का घी अभी भी जो मैं ले रहा हूँ वो 1200 रुपए किलो ट्रस्टेड है. ये काफी सस्ता है. फिर भी जो प्राइस बन जाती है वो काफी महंगी बन जाती है घी बनाने की इस प्रकार से. और फिर उसका भलीभांति प्रयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. मैं फिर से एक बार इसके बारे में थोड़ा सोचता हूँ. मैंने वो शेयर किया था कांटेक्ट, श्रेणिक चौधरी करके, जो गुजरात से घी भेजता है और फ्राइट मिला के कुल 1250 रुपए तक आ जाता है. तो किसी को अगर चाहिए तो उससे कांटेक्ट करे, संपर्क करे. मैंने जीएसवीसी में शेयर किया था उसका नंबर. लेकिन शायद
ये इस प्रकार के घृत बनाने के बारे में थोड़ा देसी गाय के घी में सोचेंगे। और फिर सिर्फ धातुपाचकों के इस प्रकार के जो भावित है, उसके अलावा इसका भी प्रयोग करेंगे तो धात्वग्नि पे ऊपर काम होगा। अब ऐसा भी उसमें सोच सकते हैं कि प्राकृत और विकृत दोनों प्रकार के धातु निर्माण हो रहे हैं कैंसर में। कुछ कैंसर सेल्स है, बाकी नॉर्मल सेल्स है। तो ये निर्माण हो रहा है विकृत सेल्स का, उसको मूल रूप से धात्वग्नि सुधरेगा तो विकृत सेल निर्माण होना कम होता जाएगा, बंद हो जाएगा इस प्रकार से। और फिर हमारा मकसद साध्य होगा कि कैंसर से मुक्ति इस प्रकार से मिल पाएगी। तो बीच बीच में विचार चले जाते हैं, फिर मुझे सोच समझ कर उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। धातुपाचक ज्वराधिकार में दिए गए हैं, तो उस धातुगत पित्त को कम करते हैं क्या? केवल पित्त के लिए नहीं है। उष्मा पित्ताद्रुते नास्ति ज्वरो नास्ति उष्मणा विना, ये बात सही है। तो पित्त के बजाय बजाय ज्वर नहीं आ सकता, लेकिन सिर्फ पित्त है ऐसा नहीं है, बाकी वात और कफ भी शामिल है उसमें। तो इसलिए केवल धातुगत पित्त के लिए नहीं, बाकी दोषों के लिए भी धातुपाचकों का प्रयोग हो सकता है। तो अधिशेते यथा भूमि बीजं काले च रोहति, वो जमीन में पड़ा रहता है और काल सही आने पर पौधा निर्माण करता है। उसी प्रकार धातु में दोष स्थित हो जाता है और योग्य समय प्राप्त होने पर कुपित हो जाता है। सवृद्धिं बलकालंच प्राप्य दोष तृतीयकम चतुर्थकम च कुरुते सप्रत्यनीक बलक्षय। और बलकालंच प्राप्य वृद्धि, तो बल और काल को प्राप्त करके उसकी वृद्धि हो जाती है। तृतीय का चतुर्थ का निर्माण करता है। प्रत्यनीक बल क्षय, अगर उसके विरोधी कारणों का बल कम हो गया, इस प्रकार से ज्वर निर्माण करने के लिए जो विरोधी कारण धातु बल वगैरह इस प्रकार के, वो कम हो जाने पर ये विकार निर्माण करता है। अब यही बात हम पुनरावर्तक रोगों के बारे में कह सकते हैं कि ज्वर क्षीण आदमी है, बल कम है, ऐसी स्थिति में अपथ्य किया, चाहे स्नान भी किया, तो फिर से ज्वर आने लगता है। तो प्रत्यनीक बल, धातुओं का बल जो उसमें चाहिए था वो नहीं है, उसका क्षय हो गया। उसी प्रकार कैंसर भी दोहराता रहता है, हार्ट डिसीज भी दोहराता रहता है। ये सभी रोगों में ये बार बार इस प्रकार से होने वाले होते हैं। तो हमें दोषों पर काबू रखना है, वो पंचकर्म के जरिए अच्छा काबू रख सकते हैं, और रसायन वाजीकरण चिकित्सा करनी है ताकि दोषों को बल मिले। और ये प्रत्यनीक बल क्षय हो जाने से विकार निर्माण होते हैं, वो नहीं हो जाएंगे इस प्रकार से। तो बल के बारे में जरूर सोचना चाहिए। योग रत्नाकर में षड्रस का धातुगामित्व दिया है। अगर उद्धृत कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। एक ये अम्लाद मांसम प्रजायते, इस प्रकार का कुछ ये ग्रंथ याद नहीं आ रहा। रस वैशेषिक सूत्र। रस वैशेषिक सूत्र में ये मैंने पढ़ा था इस प्रकार से। योग रत्नाकर में ये रेफरेंस है तो अच्छी बात है कि रस वैशेषिक सूत्र वैसे पढ़ा नहीं जाता। आसान नहीं है इस प्रकार से। और ज्यादा जानकारी नहीं है, ये एक अजीब सूत्र सामने आया था, लेकिन बाकी ज्यादा जानकारी नहीं है। वैसे देखा जाए
तो प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक, तृतीय अवस्था पाक, ये जो पाक है उसमें मधुर रस, उससे कफ की निर्मिति, अम्ल अवस्था पाक में पित्त की निर्मिति, कटु अवस्था पाक में वात की निर्मिति बताई गई है। और सभी रसों का एक ही अवस्था पाक होता है। तो ये मामला थोड़ा अजीब है कि किसी पर्टिकुलर रस से किसी पर्टिकुलर धातु बढ़ेगा, ये थोड़ा समझना मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी क्ष्मामु तेजक वायव्य निलगो निलयहि कर्म द्वयोल्बणे क्रमात् भूतैर्वदरादिरसोद्भव, ये बात जो कही गई है ये हमारे घर घृत विशेष चिकित्सा का भी ताजा अनुभव है। 4-5 दिन पहले हमारे घर में एक 13 वर्षीय बच्चे पर बहुत सारी बरैया ततैया ने हमला कर दिया और सिर्फ सिर के पूरे पिछले भाग में 15-20 जगह काट लिया था। तुरंत ही बच्चा बहुत ही ज्यादा तड़प कर रोने लगा। दर्द असहनीय था, जिसे देख सभी घबराकर अस्पताल में ले जाने लगे। मैंने महाकल्याण का कृता प्रयोग केवल ऊपर से लगाने के लिए किया, जिसको लगाते ही उसका दर्द कम हो गया। लगभग 2 मिनट में के अंदर ही रोना बंद हो गया। दर्द पूरी तरह खत्म हो गया, किसी भी प्रकार की सूजन भी नहीं है। हाथों के तलवे में, पूरे शरीर में बहुत खुजली भी चल रही थी। तो उसके लिए मैंने दूसरी विषाक्त औषधि संजीवनी वटी की 2 गोलियां शहद के साथ खिला दी। 15 मिनट बाद खुजली भी ठीक हो गई और बच्चा तब से मस्त खेल रहा है। वैसे बरैया के काटने का दर्द 4-5 घंटे तो लगातार रहता है और मात सूजन बहुत ज्यादा आ जाती है, जो 4-5 दिन में ठीक होती है, ऐसे पुराने अनुभवी लोगों ने बताया। तो यहाँ ऐसा कुछ हुआ। बढ़िया है। बरैया नाम मधुमक्खी है क्या? बरिया से समझ में नहीं आ रहा वास्तव में। या गांधिल माशी इस प्रकार की है। तो क्या कहेंगे? वैसे महाकल्याण का गव्यरतन नावाचे राजस्थान से पृथ्वी मेढाचे घृत कसे आहे सर? पथमेड़ा का अच्छा था पहले। अब ये गव्यामृत करके आता है, उससे एक फूट कर निकली हुई अलग संस्था है गव्यामृत। तो उनके देसी गाय के काफी घी बने हैं, तैयार मिलते हैं, लेकिन उनका पैकिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने 3-4 बार दवाइयाँ मंगाई, सभी जगह वो फूट जाते थे और जो घी मिलता था वो पूरी क्वांटिटी में नहीं मिलता था। इस प्रकार तो हमने बंद कर दिया उसका। अभी ये जो पैकिंग आ रहा था ये भी, इसमें भी गड़बड़ी हो रही थी राजस्थान से। लेकिन फिर अभी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट उसको मिल गया है, तो ये अभी बंद हो गया। इस प्रकार का पैकिंग का प्रॉब्लम जो है वो बंद हो गया इस प्रकार से। इसका नाम बहुत अच्छा था, पथमेड़ा का। उसके पास काफी गायें हैं। फिर भी मैंने अभी सुना है कि कारोबार ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, मिलावट हो रही है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया इस प्रकार से। रसधातु मधुर मांस कटु मेद तिक्त अस्थि लवण मज्जा अम्ल शुक्र सभी रस, ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है। लेकिन मूल रेफरेंस देखो, बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। येलो वेस्प होता है, भैरड़ भी बोलते हैं। भैरड़ तो ये शायद गांधी मशहूर होगी, मालूम नहीं। ये काफी खतरनाक होता है। वैसे महाकल्याण का गुरुत्व विषग्न है। मैंने 2-3 वजह है इसलिए महाकल्याण का आरंभ किया।
एक विशेषज्ञ है, दैवोपहत चेतसी, ये बात कही गई है। तो जहां दैव प्रतिकूल है वहां भी ये काम कर सकता है। कोई कमेंट करे, नहीं तो एक बार ये गूगल में डाले। सर यू वेर टेलिंग समथिंग अबाउट महाकल्याण चतुर्थ। तो हाफकिन इंस्टीट्यूट ने एक अजीब शोध लगाया था कि मिसफॉर्चून इज द कॉज ऑफ 67% कैंसर पेशेंट। पब्लिश्ड है। मुझे काफी आश्चर्य लगा कि हाफकिन जैसी इंस्टीट्यूट जानी मानी संस्था है, इतने बड़े पैमाने पर मिसफॉर्चून कारण बता रही है रोग का, कैंसर जैसी बीमारी का, जहां की अनैसर्गिक फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है इस प्रकार से। तो दैवमात्मकृतम विद्यात कर्म यत् पौर्वदैहिकम। हमने पिछले जन्म में जो किया है कर्म, वो हमारा इस जन्म में दैव है। और दैव और पुरुष इनके ऊपर अभी की स्थिति निर्भर है कि हमें सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, सुख और दुख दोनों मिलेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो दैवोपहत चेतसी, इसके आधार पर ये पूर्व जन्म से अगर कुछ पाप कर्म वगैरह हुआ है और उसके जरिए ये बीमारी हुई है, खास करके बच्चों में जब कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी रहती है। हमारा एक लड़की थी 18 वर्ष की, ऑस्टियोसार्कोमा था, टीबिया टीबिया में था। और मैंने भी शुरू में सुझाव दिया था कि आप एम्पुटेशन करवाओ जान के नीचे इस प्रकार से, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थी एम्पुटेशन करवाने के लिए। फिर ट्रीटमेंट चलती रही, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता रहा। फिर उसमें सूजन बढ़ने लगी। तो मुझे पता चला कि ये बर्स्ट ओपन होने वाला है। तो मैंने फिर से उनको कहा कि ये थोड़ा मामला गंभीर हो रहा है। फिर भी उन्होंने उसका जिक्र था, नहीं मैं बिल्कुल सर्जरी नहीं करवाना चाहती हूँ इस प्रकार से। फिर बर्स्ट ओपन हुआ कि काफी बड़ी जख्म हो गई, कम से कम 10-12 इंच इतनी बड़ी जख्म वहां पे हो गई। उसका चलना फिरना वगैरह सब बंद हो गया। खतरनाक दर्द होता था। फिर इसमें कीड़े पड़ गए, मैगेट्स हो गए, और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। एक अजीब बात रही कि जिन जिन ज्योतिषों को बताया, दिखाई गई केस या पत्रिका बताई गई, उन सभी ने कहा नहीं नहीं उसका काफी अच्छा आयुष है और अब 2 बरस के बाद ये सुधरेगी इस प्रकार से। दिख तो रहा था कि सुधरने की कोई आशा नहीं है इस प्रकार से। तो माता पिता का उसमें विश्वास था। जब उसकी मौत हुई और मैं डेथ डिक्लेयर करने के लिए गया, तो वो मान ही नहीं रहे थे कि वो मर गई है। वो बोले हो ही नहीं सकता, ये मर ही नहीं सकती, ये तो अच्छी होने वाली है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसमें सभी का ये कहना था कि ये इस जन्म से नहीं है, पूर्व जन्म से जुड़ा है इस प्रकार से। और मेरा भी वही मानना था। लेकिन करे क्या? पूर्व जन्म से अगर जुड़ा भी है तो भी उपचार क्या करेंगे इस प्रकार से? उसकी हालत देखी नहीं जा सकती थी। आज कुछ कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, ऐसी ही मौत हो गई बगैर छेड़खानी किया हुआ। पुष्प पक्षी का अटैक दैवकृत होता है, ऐसा पढ़ा है। ओके। प्रकाश आमटे के किताब में एक अनुभव उनका बताया गया है। उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनका बेटा और
बाकी कुछ लोग थे, मालूम नहीं, मुझे याद नहीं अभी। तो किसी ने पत्थर फेंका और फिर वो आज्ञा मोड़ था, वो सभी मक्खियों ने पूरे झुंड पर हमला किया और इस बच्चे की हालत बहुत ही बेकार हो गई। वो करीबन 8-9 बरस का इतना ही था, छोटा था। तो काफी एंटीहिस्टामिन्स वगैरह देखे। फिर वो बच गया, सुधर गया आगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार की बात होती है। तो हमें सजग रहना है, यही बात सही इस प्रकार की है। तो पूर्व इतिहास में इस प्रकार का कुछ बीमारी, इस प्रकार की कुछ बीमारी हुई है, कुछ आघात हुआ है, ये भी मायना रखता है। जैसे मैंने वो लड़की की बात कही कि 10 बरस पहले कबड्डी खेलते समय जान ऊपर आघात हुआ था और 10 बरस बाद वहां पे कैंसर हो गया। और सीधा कैंसर, बाकी कुछ भी इस प्रकार का ऑस्टियोसार्कोमा इस प्रकार का बन गया। तो उत्पेशाद अत्यभिसंधात पाकाद वगैरह जो उत्पेश इस प्रकार की बात कही गई है अस्थि व स्रोतस के दृष्टि के बारे में, ये काफी महंगी साबित हो सकती है। इस प्रकार से तो हमें इसके बारे में सावध इस प्रकार का रहना पड़ेगा। और फिर ये महाकल्याणक का अनुभव बिल्कुल अच्छा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। तो प्रत्यनिक लक्ष्य ये एक अहम मुद्दा है और फिर उसके आधार पर हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए। कृत्वा वेगम गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः पुनर्विरुद्धा स्वे काले ज्वरयन्ति नरमला। तो वेग निर्माण करने के बाद गतबल, उनका बल निकल गया है, स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थित, अपने अपने स्थान में स्थित है। पुनर्विरुद्धा स्वे काले ज्वरयन्ति नरमला, और फिर अपने काल में फिर से बढ़ गए तो ये फिर से ज्वर निर्माण करते हैं इस प्रकार से। तो इसमें ये एक अहम मुद्दा है कि रोग निर्माण करने के बाद वो गतबल हो जाते। और इस दृष्टि से कभी कभी बुखार आना, ये ऋतु के अनुसार इस प्रकार से, ये अच्छा है। अगर हम पारंपरिक पद्धति से ज्वर की चिकित्सा करते हैं, लंगनम स्वेदनम काला यवाग्वस्तिक कोरसा वगैरह, क्योंकि जो दोष बढ़े हैं उन्होंने निर्माण किया हो वह व्याधि ज्वर है, साध्य है। और अगर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए सिर्फ ज्वर को नष्ट करेंगे और दोष वैषम्य वैसे ही रहेगा, तो इस प्रकार का दोष संचय होते होते वो अचानक हृदरोग या कुछ भी रोग निर्माण कर सकते हैं। एलोपैथी के सिम्टोमेटिक रिलीफ ने जो बहुत बड़ा नुकसान किया है, ये सबसे अहम उदाहरण है इसका, कि ज्वर जैसे विकारों में केवल एनाल्जेसिक्स या एंटीपायरेटिक लेना ये मूर्खता है। लंघन पहली चिकित्सा है, वो करो। स्वेदन करो, काल जाने दो, 2-3 दिन का जो आप दोष पचन के लिए जितना काल देना आवश्यक है वो जाने दो इस प्रकार से। तो ये सभी करेंगे तो दोष की शांति होगी। और एक बार दोष गतबल हो जाएंगे तो फिर से विकार निर्माण नहीं करेंगे। 2 साल पहले हमारे पास एक ब्रेन ट्यूमर का रोगी था, जिससे ट्यूमर था, उसी जगह पर 2-3 साल पहले उसे डंडे से मारा गया था लड़ाई के दौरान। सही है। तो ये आघात इस प्रकार का हेतु हो सकता है, उसको भली भांति ध्यान में रखते हुए उसके बारे में सजग होना ये थोड़ा आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो इसके बारे में मैं कल बहस करूंगा। कृत्वा वेगं गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः, मुझे फिर से याद दिलाना। इसी सूत्र से आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ ने कितना नुकसान किया है पूरे विश्व का, एलोपैथी ने, और उसको ट्रीटमेंट मानना ये कितनी मूर्खता है सिम्टोमेटिक रिलीफ को, ये हम सभी को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए।
नैसर्गिक स्थिति से, नैसर्गिक दृष्टि से निदान या चिकित्सा करनी है, वही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है, नहीं तो इस प्रकार की बीमारियां बढ़ती ही जाएंगी। बीज संस्कार के लिए जो पेशेंट आते हैं उनकी चिकित्सा कैसे करें? टिपिकली आरपीएल के पेशेंट इसमें शुक्र शोधन गण का एक महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार का रहेगा। और जो भी हम पंचकर्म कराएंगे उसमें इसका ध्यान जरूर रखेंगे। कल शायद एक बार फिर से याद दिलाना। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति 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 ही। हे गांधींमाशी चावली बहुतेक काहीतरी मग त्यांनी खूप पेन होतं, त्यांनी महाकल्याणक गुरुत्वरक्त वर्ण लावलं. त्याने ते शांत झालं. आघात के तुरंत बाद यष्टि गुरुत्व का अभ्यंग करना चाहिए। ये एक्सरे नॉर्मल आया तो छोड़ देते हैं, लेकिन करने से जरूरत नहीं ऐसा कहते हैं। सही है। एमके गुरुत्व लगाने का बाद अच्छा ठीक है, फिर कोई दवा भी नहीं दी है, लेकिन कुछ वैद्यों का कहना है कि विशेष चिकित्सा 7 दिन तक कंटिन्यू करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? 7 दिन तो कोई कंटिन्यू कर सकते हैं, करना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। वैसे धातुओं के निर्माण के हिसाब से 30 दिन तक करते रहना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहने रहेगा।